नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीटेट के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात की थी, उसके आगे हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। पक्षी जो होते हैं उनमें मूत्राशय नहीं होता है, मतलब इनमें जो स्टोर करने की क्षमता होती है वो नहीं होती है, तथा जो इनका हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में जो बटा होता है। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यानी कि इनमें स्टोर करने की क्षमता नहीं होती है, तथा जो इनका हृदय होता है वो 4 कोष्ठों में बटा होता है। इनका हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है। आगे देखते हैं हम लोग। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। किसके घोंसले में देती है? तो कौवे के घोंसले में देती है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, तथा कोयल के अंडों को कौवा ही सेता है। मतलब जो कोयल है वो अपने अंडों को कौवे के घोंसले में देती है और कौवा ही इनकी देखरेख करता है। कौवा अपने घोंसले में लोहे के तार का भी प्रयोग करता है। कौवा जो घोंसला बनाता है उसमें लोहे के तार का भी प्रयोग करता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। सामान्यतः बाज, गिद्ध और चील की जो देखने की क्षमता होती है वो मनुष्य की 4 गुनी होती है। कितनी होती है? मनुष्य की 4 गुनी होती है। किसकी? बाज, गिद्ध और चील की सामान्यतः देखने की क्षमता जो होती है वो मनुष्य की 4 गुनी होती है। इसके आगे देखते हैं कि बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता। जो बाघ होता है उसकी बाघ की अंधेरे में देखने की क्षमता, जो बाघ है उसकी अंधेरे में देखने की क्षमता मनुष्य की 6 गुनी होती है। मतलब जो बाघ है उसकी 6 गुनी अधिक होती है देखने की क्षमता अंधेरे में मनुष्य की अपेक्षा। जो बाज, गिद्ध और चील थे उनकी 4 गुनी नॉर्मली थी, 4 गुनी मनुष्य से ज़्यादा, और जो बाघ है उसकी अंधेरे में 6 गुनी है मनुष्य से। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि दर्जन चिड़िया पत्तों में छेद करके उसको सीकर अपना घोंसला बनाती है। कौन सी चिड़िया? दर्जन एक चिड़िया होती है जो पत्तों को छेद कर उनको सीकर अपना घोंसला बनाती है। मतलब सिलती है, दर्जी का काम करती है, इसीलिए इस चिड़िया का नाम दर्जन चिड़िया पड़ा। जो दर्जन चिड़िया है वो पत्तों में छेद करके उनको सीकर अपना घोंसला बनाती है, मतलब सिलकर अपना घोंसला बनाती है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। वीवर एक पक्षी होता है। वीवर एक पक्षी है, वो जो नर पक्षी होता है, वीवर नर पक्षी होता है, वो घोंसला बनाता है, तथा जो मादा होती हैं उनको जो घोंसला पसंद आता है वह उसी में अंडे देती हैं। वीवर नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा को उसमें से जो घोंसला पसंद आता है, मादा को उसमें से जो घोंसला पसंद आता है वह उसी में अंडे देती है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे ड्रेको। ड्रेको एक प्रकार की छिपकली है जो उड़ सकती है। ड्रेको एक छिपकली है जो उड़ सकती है। इसके आगे देखते हैं। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। चमगादड़ एक अकेला ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। कौन उड़ सकता है? चमगादड़। और है क्या? स्तनधारी है एक। चमगादड़ एक ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। मतलब पक्षियों की जो नॉर्मली उनकी उड़ने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। तो वो कौन कौन से पक्षी हैं? एमू, कीवी, पेंगुइन तथा शुतुरमुर्ग। एमू, कीवी, पेंगुइन तथा शुतुरमुर्ग ये उड़ नहीं सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है। तो कौन है? उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा देता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। कुत्ता जो है वो दूसरे कुत्तों को उनके मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। किससे पहचान लेता है? मलमूत्र की गंध से। मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे।
चींटियां जो हैं एक रासायनिक पदार्थ रिलीज करती हैं। चींटियां जो हैं एक रासायनिक पदार्थ रिलीज करती हैं। कौन सा रासायनिक पदार्थ है? फेरोमोन नाम का रासायनिक पदार्थ रिलीज करती हैं, जिससे वह पंक्ति में एक साथ चलती रहती हैं। चींटियां फेरोमोन नामक एक रासायनिक पदार्थ रिलीज करती हैं, जिससे वह पंक्ति में एक साथ चलती रहती हैं। इसके आगे देखेंगे कि मच्छर जो है मनुष्य को उनके शरीर की गंध, मच्छर जो है मनुष्य को उनके शरीर की गंध खास तौर पर पैरों के तलवे तथा शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। काहे से ढूंढ लेते हैं? पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। कौन? मच्छर। इसके आगे हम लोग देखेंगे, पक्षियों के आँखों की पुतलियाँ ज़्यादातर घूमती नहीं हैं। जो पक्षी हैं उनके आँखों की जो पुतली होती है वो ज़्यादातर घूमती नहीं है, कुछ पक्षियों को छोड़कर। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जिनकी पुतलियाँ घूम जाती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर पक्षी होते हैं उनकी पुतलियाँ घूमती नहीं हैं, इसीलिए यह अपनी गर्दन घुमाते हैं। जो पक्षी होते हैं एक समय में दो चीज़ें भी देख सकते हैं। पक्षी जो होते हैं वो एक समय में दो चीज़ें देख सकते हैं जब यह दोनों आँखों से एक ही चीज़ को देखते हैं। तो नॉर्मल की अपेक्षा ज़्यादा दूरी का एहसास होता है। मतलब जो नॉर्मल वस्तु रखी है उससे ज़्यादा दूर होने का एहसास होता है जब ये दोनों आँखों से एक ही वस्तु को देखते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, रात को जागने वाले जानवर जो होते हैं उनको हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखाई देती है। कैसे कलर में दिखाई देती है? ब्लैक और वाइट कलर में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि रात को जागने वाले जो जानवर होते हैं उनको हर वस्तु किस कलर में दिखाई देती है? तो उनको हर वस्तु जो है ब्लैक या वाइट कलर में दिखाई देती है। किस कलर में दिखाई देती है? ब्लैक या वाइट कलर में दिखाई देती है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि चमगादड़, डॉल्फिन व कुत्ते जो होते हैं ये पराश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकते हैं। मतलब चमगादड़, डॉल्फिन और कुत्ते जो हैं पराश्रव्य ध्वनि सुनने की क्षमता होती है इनमें, और पराश्रव्य ध्वनि की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है पराश्रव्य ध्वनि की क्षमता। तो डॉल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते जो है पराश्रव्य ध्वनि सुनने की क्षमता रखते हैं। यह ध्वनि मनुष्यों के कानों को सुनाई नहीं देती है। किसको सुनाई नहीं देती है? मनुष्यों के कानों को सुनाई नहीं देती है। यह ध्वनि मनुष्यों के कानों को सुनाई नहीं देती है और इसकी क्षमता कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि गैंडा, कीट व हाथी में अपश्रव्य ध्वनि कितनी क्षमता रखती है? तो अपश्रव्य ध्वनि की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो गैंडा, कीट व हाथी जो है अपश्रव्य ध्वनि सुनने की क्षमता रखते हैं। अपश्रव्य ध्वनि सुनने की क्षमता रखते हैं और अपश्रव्य ध्वनि जो है उसकी क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि श्रव्य ध्वनि कौन सी होती है जो मनुष्य हम लोग सुन सकते हैं। वो कौन सी ध्वनि होती है? श्रव्य ध्वनि होती है। वो उसकी जो है क्षमता कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जो है हम लोग सुन सकते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि स्लॉथ भालू जैसा जानवर है। स्लॉथ जो है एक जानवर है जो भालू जैसा दिखता है। यह पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है। स्लॉथ जो है वो भालू जैसा जानवर है। यह पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता है और यह एक दिन में 17 से 18 घंटे तक सोता है। कितना सोता है? 17 से 18 घंटे तक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है और पेड़ों में उल्टे लटक कर सोता है? तो कौन सा जानवर है? स्लॉथ। और ये एक दिन में 17 से 18 घंटे सोता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, यह जिस पेड़ पर रहता है, मतलब स्लॉथ जो है जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है। इसका जो पूरा जीवन काल होता है वो लगभग 40 वर्ष का होता है। कितना होता है? लगभग 40 वर्ष का। स्लॉथ का जो जीवन काल होता है वो लगभग 40 वर्ष का होता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि अजगर भी लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। इसके आगे क्या कह रहा है कि अजगर भी जो है 17 से 18 घंटे तक सोता है।
और कौन 17 से 18 घंटे सोता था? तो स्लॉथ, स्लॉथ जो है भालू जैसा दिखता था और 17 से 18 घंटे वो भी सोता था। पेड़ों से उल्टे लटक कर सोता था। उसका जीवन काल कितना होता था? 40 वर्ष तक का होता था। तो अजगर भी उसी भांति 17 से 18 घंटे तक सोता है। अजगर कितना सोता है? 17 से 18 घंटे। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जिराफ लगभग 2 से 3 घंटे तक सोता है। जिराफ जो है वो लगभग 2 से 3 घंटे तक सोता है। कितना सोता है? 2 से 3 घंटे तक। इसके आगे हम लोग बात करेंगे, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन सी? जहरीले सांपों की जो प्रजातियां हैं भारत में वो 4 प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो देखते हैं, नाग, अफाई, करैत तथा दुबोइया। नाग, अफाई, करैत तथा दुबोइया, ये 4 प्रकार के जहरीले सांपों की प्रजातियां जो है भारत में पाई जाती हैं। और इनके काटने पर दवाई के रूप में सीरम दिया जाता है। जब ये काटते हैं, किसी मनुष्य या किसी प्राणी को काटते हैं, तो उनके काटने पर जिसको काटते हैं उसको सीरम दिया जाता है। और ये जो सीरम बना होता है ये सांप के जहर से ही बना होता है। काटने पर सीरम जो दिया जाता है वो सांप के जहर से ही बना होता है। काहे से बना होता है? सांप के जहर से ही बना होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, सांपों को नचाने वाले लोगों को क्या कहते हैं? सांपों को नचाते हैं जो, उनको क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया जो है वो सांपों को नचाते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं, तुम्बा, खंजरी तथा बीन सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। काहे से बनाए जाते हैं? तुम्बा, खंजरी तथा बीन ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, जिसकी सहायता से सांपों को नचाया जाता है। क्या किया जाता है? सांपों को नचाया जाता है। तुम्बा, खंजरी और बीन की सहायता से, जो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे रेशम कीट की। तो रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम जो है एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे वो जो है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, नाग गुम्फन। नाग गुम्फन क्या है? तो देखते हैं हम लोग, ऐसे डिज़ाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग में लाए जाते हैं। ऐसी एक प्रकार की डिज़ाइन है जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? नाग गुम्फन कहा जाता है उन्हें। इसके आगे हम लोग देखेंगे ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल जो है ब्रेल लिपि के प्रतिपादक थे। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु, छोटे छोटे बिंदु होते थे। मतलब जो ब्रेल लिपि होती है उसमें 6 छोटे छोटे बिंदु होते हैं। 6 छोटे छोटे बिंदु होते हैं। लुई ब्रेल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? तो लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और इनकी आंखें बचपन में ही चली गई थी, जिससे इन्होंने जो है ब्रेल लिपि की खोज की। तो जब ये 3 साल के थे, कितने थे? 3 साल के थे, तो पिता के नुकीले औजारों से खेलते समय इनकी आंखें चली गई थी। कैसे चली गई थी? ये पिता के नुकीले औजारों के साथ खेल रहे थे, तो इनकी आंख में पिन लग जाने के कारण इनकी आंखें जो है 3 साल की उम्र में चली गई थी, जिसके बाद इन्होंने जो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया। इसके आगे हम लोग देखते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है अब कंप्यूटर से भी लिखी जाती है। ब्रेल लिपि जो है अब कंप्यूटर से भी लिखी जाती है। इसके आगे देखते हैं कि रेगिस्तानी ओक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में कि रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पाया जाता है? तो रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह लगभग 10 फुट जो है लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 10 फुट तक लंबा होता है। मतलब लगभग क्लास की दीवार के बराबर। कितना? लगभग क्लास की दीवार के बराबर तक लंबा होता है। इसकी जड़ें लगभग 300 फुट गहराई तक जाती हैं। इसकी जड़ें जो हैं वो लगभग 300 फुट गहराई तक
जाती हैं, मतलब इसकी जड़ें बहुत ही फैली हुई होती हैं और इसकी जड़ें जो है वो 30 पेड़ लिटा दिए जाएं उसके बराबर होती हैं। कितनी होती हैं? 30 पेड़ लिटा दिए जाएं, 30 पेड़ लिटा दिया जाएं उसके बराबर होती हैं इसके जड़ें। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। जो ओक होता है इसके तने में पानी इकट्ठा रहता है। ओक के तने में पानी इकट्ठा रहता है, तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब इस इलाके में पानी की कमी होती है, मतलब जहाँ ओक होते हैं उस इलाके में जब पानी की कमी होती है तो तने के अंदर पतला पाइप डालकर उससे पानी निकाल लिया जाता है। पतला पाइप डालकर उससे पानी निकाल लिया जाता है जब इन इलाकों में पानी की कमी हो जाती है। तो जो है पतला पाइप डाल के इनसे पानी निकाल लिया जाता है, इनके तनों से पानी निकाल लिया जाता है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे मधुबनी चित्रकला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़िए इसको कि मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार के मधुबनी ज़िले से फैली है। कहाँ से फैली है? मधुबनी ज़िले से। मधुबनी चित्रकला बिहार के मधुबनी ज़िले से फैली है। कहाँ से फैली है? मधुबनी ज़िले से। और ये है कहाँ? बिहार में है। यह चित्रकला चावल के घोल में हल्दी तथा नेचुरल रंगों को मिलाकर बनाई जाती है। चावल के घोल में हल्दी तथा नेचुरल रंगों को मिलाकर बनाई जाती है। कौन? मधुबनी चित्रकला। मधुबनी जो चित्रकला है वो चावल के घोल में हल्दी तथा नेचुरल रंगों को मिलाकर बनाई जाती है। इस चित्रकला में, ये जो चित्रकला है इस चित्रकला में जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, इंसान तथा जीव जंतु के जो चित्र मिलते हैं। काहे के चित्र मिलते हैं? तो जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, इंसान तथा जीव जंतु के चित्र मिलते हैं। इसके आगे हम लोग बात करेंगे। श्रीनगर में कहवा जो है, कहवा पिया जाता है श्रीनगर में, वो जो है बादाम और इलायची के साथ पिया जाता है। काहे के साथ पिया जाता है? बादाम और इलायची के साथ। कहवा जो है बादाम और इलायची के साथ पिया जाता है। कहाँ पिया जाता है? श्रीनगर में। इसके आगे देखते हैं। अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए, किसने? अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ बलिदान दिया था। अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ बलिदान दिया था। इसके आगे देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष की जो छाल होती है उसको दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की जो छाल होती है उसको किस रूप में प्रयोग किया जाता है? दवा के रूप में। दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जहाँ ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है तथा इसकी जो फलियां हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी वृक्ष की जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो है वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके और जो है वो इससे लाभ प्राप्त कर सकें। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि विश्नोई यहाँ के लोग, मतलब जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ के जो लोग हैं वो विश्नोई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विश्नोई। विश्नोई यहाँ के लोग कहलाते हैं जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? विश्नोई कहते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे। यूपी के कन्नौज में इत्र बहुत प्रसिद्ध है। इत्र कहाँ से प्रसिद्ध है? तो कन्नौज से। कन्नौज है कहाँ? यूपी में। यूपी के कन्नौज में इत्र बहुत प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि इत्र कहाँ प्रसिद्ध होता है? तो यूपी के कन्नौज में। कन्नौज में इत्र बहुत प्रसिद्ध है। इसे बनाने में गुलाब जल तथा केवड़ा उपयोग में आता है। किसे बनाने में? इत्र को बनाने में गुलाब जल तथा केवड़ा उपयोग में आता है। फूलों का शुद्ध अर्क फूलों का शुद्ध अर्क मतलब रस भी इसमें सम्मिलित होता है।
किसमें? इत्र बनाने में जो है गुलाब जल, केवड़ा तथा फूलों का शुद्ध अर्क भी सम्मिलित होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं? सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी कि रात में जगने वाले पक्षी जो है किसी चीज़ को रात में जगने वाले पक्षी या जंतु कह लें, वो किसी भी वस्तु को सफ़ेद या जो है काले, ब्लैक या वाइट कलर में ही देखते हैं। और रात में खिलने वाले जो फूल होते हैं वो सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, लगभग हर बार आता है, नेफेंथीस। पिछले एग्ज़ाम में अभी जो सीटेट का जनवरी में एग्ज़ाम हुआ उसमें भी पूछा गया ये नेफेंथीस। तो नेफेंथीज एक प्रकार का कीटभक्षी, नेफेंथीज जो है एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। क्या है? कीटभक्षी पौधा है जो कीटों का भक्षण करता है, जो इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में भी, मेघालय में भी यह पाया जाता है। भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे, यह छोटे छोटे कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको खा लेता है। मतलब ये एक विशेष प्रकार की खुशबू का सिक्रेशन करता है। ये जो पौधा होता है वो विशेष प्रकार की खुशबू स्मेल आती है विशेष प्रकार की, जिससे कीड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और ये उन कीड़ों को आसानी से खा लेता है। इसीलिए कीड़ों को खाता है, इसीलिए इस पेड़ को क्या कहते हैं? कीटभक्षी पौधा कहते हैं। ये जो पौधा है यह चूहे तथा मेढक को भी खा लेता है। चूहे तथा मेढक का भी यह भक्षण कर लेता है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंच सके। अब मिलते हैं आगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।